नमस्कार प्यारे साथियों। साक्षात्कार बैच चल रहा था और पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान का विकास पढ़ लिया था। भारतीय संविधान के विकास से मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रिटिकली प्रश्न बनेंगे, उनकी क्लास में एक और लूँगा और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। दरअसल मैंने जब प्रश्न बनाने बैठा तो ढेर सारे प्रश्न बन गए और एक क्लास में उनको समेट पाना भी थोड़ा मुश्किल था। अब चूँकि मुझे लगा कि मैंने कंसेप्ट तो आपको दे ही दिया है, अब उसमें से आपको सिर्फ जवाब देना है, जैसा कि वो प्रश्न पूछे हैं आपसे। क्योंकि प्रश्न एक ही होता है, प्रश्न बहुत सारे होते हैं, जवाब एक ही होता है। प्रश्न बनाने का बस तरीका उन लोगों का अलग होता है, पूछने का तरीका अलग होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब एक ही एक चीज़ को बार बार रिपीट करने से क्या ही फ़ायदा होगा। तो मैंने सोचा अब इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए, क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ और उसी उसी को बार बार बोलता रहूँ तो फिर बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। ऐसी स्थिति में मैं फिर जो है जितने प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन सब प्रश्नों को बनाया और उनके आंसर लिख डाले। ठीक है, और उनकी मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ, उसको टाइप करवा रहा हूँ। जैसी टाइपिंग पूरी होगी मैं पूरी पीडीएफ यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप उसको प्रिंट करवा के पढ़ लेना, आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं अन्य सारे टॉपिकों को भी करूँगा। ठीक है, कोशिश मैं ये करूँगा कि कंसेप्ट आपको दे दूँ, और वैसे तो कंसेप्ट तो आपने पढ़ ही रखा है, लेकिन जिन प्रश्नों का जवाब मैं देना यहाँ यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से देना मैं असर समझूंगा, वो मैं वीडियो के माध्यम से ले आऊँगा और पीडीएफ आपको पूरी एकदम ऐसी उपलब्ध करवाऊँगा कि उसमें समग्रता का भाव आएगा और उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि हमारा इंटरव्यू खराब होगा। बशर्ते कि आपको बोलना आना चाहिए, मॉक इंटरव्यू की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें मैं 3 4 5 प्रश्नों को कलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें ये रहेगा कि अंग्रेज़ों का जो भारत में आना था, वो आना और भारत में उनकी विजय का होना, इस ये एक दैवीय संयोग था या एक योजनाबद्ध प्रक्रिया थी? वो कौन कौन से तत्व थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत में सफल बनाया या विभिन्न युद्धों में अंग्रेज जीते? और अंत में मैं एक प्रश्न इस पे डिस्कस करूंगा कि अंग्रेज़ों का जो शासन था वो भारत के लिए वरदान साबित हुआ या अभिशाप साबित हुआ। इस प्रकार के क्रिटिकली प्रश्न जो हैं वो अक्सर बनते हैं, पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं उस पीडीएफ में ये सारे प्रश्न भी उसमें डालूंगा और वो पूरी ढंग से तैयार करूंगा। ठीक है, फिर भी मैं मुझे लगता है कि यहाँ पे बोलना चाहिए तो मैं उनको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि भारत में अंग्रेज आए तो ऐसे कौन से तत्व थे जिनकी वजह से उनको भारत में सफलता मिली, अर्थात वो जीते? देखिए प्यारे साथियों, इसके पीछे कई सारे कारण हैं और उन कारणों पे चर्चा करना मुझे ज़रूरी लगता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला कारण तो ये कि अंग्रेज जो थे वो बड़े ही सभ्य थे और सुशिक्षित थे, प्रशिक्षित थे। युद्ध की ट्रेनिंग लेकर वो यहाँ पे आते थे भारत में। योग्य व्यक्ति को ही वो लोग जो है सेना में भर्ती करते थे। अब चूंकि प्रशिक्षित कोई व्यक्ति है, योग्य है, युद्ध अभ्यास उसने किया हुआ है, तब जाके वो यहाँ पे आ रहा है, तो वो बढ़िया तरीके से युद्ध करता है, करना जानता है ना। और एक होते थे भारतीय सैनिक जो केवल भाड़े के टट्टू होते थे एक तरीके से। उनको सिर्फ इसलिए सेना में शामिल किया जाता था कि युद्ध लड़ना है, और जैसे युद्ध समाप्त हुआ उनको वापस घर बैठा दिया जाता था, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता था। केवल युद्ध करते समय ही उसको वेतन मिलता था, अन्य समय में उसको वेतन नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को ना तो युद्ध करने का अभ्यास होता था, ना उनको कोई प्रशिक्षण दिया जाता था, ना उनके पास कोई योग्यता होती थी। कई बार तो क्या होता था कि किसानों को भी और सीधे शामिल कर लिए जाते थे, क्योंकि अब उनसे कह दिया जाता था कि एक दिन के लिए आ जाओ भाई, इतने ले लेना। अब वो पैसे के बल पे आ जाते थे। और कई बार तो ये होता था कि यदि विपक्षी उनको ज़्यादा पैसे दे दे तो वो अपने ही स्वामी का पक्ष छोड़कर और सामने वाले के पक्ष में चले जाते थे। भारत अक्सर इन युद्धों में यही हुआ है कि भारतीय सैनिकों ने विश्वासघात किया। क्यों? पैसे के कारण। और पैसे के कारण क्यों किया? क्योंकि उनका कोई निश्चित वेतन नहीं था। अब निश्चित वेतन होता तो शायद वो अपने ही मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करते और विपक्ष में जाके शामिल नहीं होते, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि जब हमारी खुद की सेना होती तो हम सेना को प्रशिक्षण देते,
सेना का एक सेनापति नियुक्त करते, सेनापति फिर उनको कैसे युद्ध करना है उसकी रणनीति बनाते। लेकिन हमारे पास तो कोई सेना ही नहीं होती थी, हम कोई रणनीति नहीं बनाते थे। और अंग्रेज जब युद्ध की घोषणा कर देते थे या चढ़ाई करके आ जाते थे हमारे देश के ऊपर, हमारे राज्यों के ऊपर, तो फिर अचानक से हमको सेना बनानी पड़ती थी, अचानक से सेना गठित करनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में बस जो भी आ रहा है बस आ जाओ, केवल एक भीड़ दिख जाती थी। इसलिए तो 5-5 हज़ार सैनिकों को और जो है 50-50 सैनिक हरा देते थे। अंग्रेज़ों के 50 सैनिक काफ़ी थे हमारे 5,000 सैनिकों के। क्यों? क्योंकि यही था कि वो प्रशिक्षित थे, ये प्रशिक्षित नहीं थे। उनको उच्च वेतन मिलता था, इनको वेतन नहीं मिलता था। अब वेतन मिलता था तो वो फिर अपने राजा के प्रति समर्पित रहते थे, अपने मालिक के प्रति समर्पित रहते थे जो उनको वेतन देता था। अब चूंकि इनको कोई वेतन नहीं देता था, है ना, तो ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि भारत में जो राज्य थे वो आपस में एक दूसरे से ही प्रतिस्पर्धा करते रहते थे और यहाँ पे राष्ट्रीयता का अभाव था। अवध, मैसूर, निजाम, मराठे, मुगल, बहुत सारी शक्तियाँ भारत में थी और ये एक दूसरे के विरुद्ध ही लड़ते रहते थे, एकता का अभाव था। उधर अंग्रेज़ों के पास राष्ट्रीय भावना थी, वो लड़ते थे अपने सम्राट के लिए, वो लड़ते थे अपने देश की इज्जत के लिए, अपने सम्राट की इज्जत के लिए। और अंग्रेज़ों की खुद की विजय उनके सम्राट की विजय होती थी, लेकिन भारतीयों की विजय अपनी विजय होती थी। जैसे मराठे जीते तो वो मराठों की विजय है, न कि अवध की, मैसूर की और मुगलों की, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती थी, एक दूसरे को हराने की होड़ लगी रहती थी, एक दूसरे का जो है विरोध करने की इनके पास जो है होड़ लगी रहती थी, लगातार विरोध करते थे। इस कारण से ये लोग हारे और अंग्रेज जीते। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कंपनी जो थी भारत में आई, उस कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में धन था और उस धन से वो अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो अच्छे लेवल के वो जुटा पाते थे। जबकि भारतीयों के जो अस्त्र शस्त्र थे बड़े ही छोटे थे, मतलब छोटे छोटे का मतलब लंबी दूरी तक वो मार नहीं कर सकते थे, है ना, और आकार में बड़े थे, जबकि कार्य क्षमता के आधार पर छोटे थे। जबकि अंग्रेजों के जो अस्त्र शस्त्र थे वो आकार में छोटे, लेकिन मारक क्षमता जो थी उनकी, कार्य क्षमता जो थी उनकी बड़ी शानदार थी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था अंग्रेजों की सफलता का, है ना। अंग्रेज जो बंदूक चलाते थे वो छोटी बंदूक से भी दूर तक का निशाना वो साध लेते थे, क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त करके आते थे, बंदूक चलाना उनको आता था। भारतीय सैनिकों को बंदूक चलाना नहीं आता था, ज़्यादा दूरी पे वो निशाना नहीं साध सकते थे और बंदूकें भी भारी होती थी, जिसको चलाने में भी इनको दिक्कत आती थी। बहुत सारी समस्याएं थी। अधिकतर तो जो थे हमारे भारतीय सैनिक वो लाठी और बाठों से लड़ते थे। अब सोचिए आप, एक साइड तो तलवारें और बंदूकें हैं, बारूद है और इनके पास लाठी बाटे हैं, तो लाठी बाटे वाले कहाँ तक टिकेंगे, नहीं टिक सकते, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, अंग्रेज़ों के पास योग्य सेना नायक भी थे। ये एक संयोग कह सकते हैं हम कि वेलेज़ली है, कॉर्नवालिस है, मैकाले तो खैर शिक्षाविद था, लेकिन वेलेज़ली और कॉर्नवालिस जैसे बहुत बड़े ये सेनापति थे, है ना, जिन्होंने एक अच्छा नेतृत्व अंग्रेजी सेना को दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज जीते, है ना। मुनरो वगैरह है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सेनापति थे। मुनरो ने बक्सर में जो है सेना का नेतृत्व किया था। तो एक अच्छे सेनापतियों का होना भी अंग्रेज़ों के जीत का एक कारण था। ठीक है, तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में जीते और अपना एक शासन उन्होंने स्थापित किया। अब प्रश्न ये अब उठता है कि अंग्रेज भारत में जो आए वो क्या एक योजना को लेकर आए थे कि भारत में जाना है और एक साम्राज्य स्थापित करना है, या वो सिर्फ व्यापार करने के लिए ही आए थे और बस ऐसे ही उनको यहाँ पे शासन मिल गया। क्या है इसके पीछे, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे दो मत निकल के आते हैं। दोनों मत में यही बातें हैं। जैसे जो पहला मत है वो जॉन सीले ने दिया था, है ना। जॉन सीले ये कहते हैं कि अंग्रेज जो भारत में आए थे
और उनको जो शासन यहाँ पे मिला वो अन्यमनस्क ढंग से मिला, निरुद्देश्य मिला, अनदेखे में मिला, आकस्मिक ढंग से मिला। इनकी कोई निश्चित योजना नहीं थी, ऐसा जॉन सीले कहते हैं। जॉन सीले का मानना है कि अंग्रेज़ भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ से मुनाफा वो कमाना चाहते थे, बहुत अधिक धन कमाना चाहते थे, इतना ही इनका उद्देश्य था। इनका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि वो यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करें और अपने जो कमाए हुए धन है, जो उनका लाभ है, उसको युद्धों में खर्च करें, ऐसा इनका बिल्कुल भी मानस नहीं था। लेकिन तत्कालीन भारत की परिस्थितियों ने अंग्रेज़ों को घेर लिया और मजबूरन इनको भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना पड़ा। ये बात जॉन सीले कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो मत है साथियों वो ये है कि अंग्रेज़ भारत में आए सिर्फ जो है एक योजनाबद्ध तरीके से आए थे और उनकी योजना ये थी कि हम पहले तो भारत में व्यापार करेंगे और भारत को हमारा व्यापारिक उपनिवेश बनाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम वहाँ पे हमारा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करेंगे और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के बाद हम भौगोलिक उपनिवेश भी भारत को बना लेंगे। इस प्रकार से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। तो दूसरा मत ये कहता है कि अंग्रेज़ों की भारत विजय अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसका एक हिस्सा थी। अब ये दो मत मैंने आपके साथ रख दिए हैं, आपके समक्ष रख दिए हैं। अब यहाँ से क्योंकि ये मत तो पूछेंगे नहीं आपसे साक्षात्कार वाले कि कौन से दो मत चलते हैं, क्योंकि ये दो मत सामान्य सी बात है, सभी को पता है। लेकिन अब यहाँ से आगे वो सवाल आपसे ये पूछेंगे कि इन दोनों में से आप किसको सही मानते हैं और क्यों। अब आप किसी भी पक्ष के साथ जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप जिस भी पक्ष के साथ जाएं तो उस पक्ष के पीछे आपको तर्क देने होंगे और दूसरे पक्ष का आपको खंडन करना होगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या जवाब देते हैं। मैं मेरी तरफ से ज़रूर जवाब बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ इस प्रश्न को यहीं छोड़ दूंगा। देखो, मेरा मत तो ये है कि आरंभ में जो अंग्रेज आए वो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे और साम्राज्य विस्तार करना उनका आरंभ में उद्देश्य नहीं था। लेकिन ये भी नहीं था कि वो इस उद्देश्य से भी नहीं आए थे कि हम वहाँ पे साम्राज्य स्थापित नहीं भी करेंगे, है ना। मतलब उन्होंने साम्राज्य के बारे में नहीं सोचा, बस इतना ही कह सकते हैं कि नहीं करेंगे या करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन वो आए थे किस लिए कि अपना व्यापार फैलाने के लिए आए थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों ने और वहाँ की भारत की जो राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, उस राजनीतिक शून्यता की स्थिति ने अंग्रेज़ों की जो साम्राज्य प्राप्ति की जो इच्छा थी उसको जगा दिया और उस इच्छा के वशीभूत होकर अंग्रेज़ों ने तत्कालीन भारत की आंतरिक परिस्थितियों का, या मैं कहूँ तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक शून्यता थी उसका फ़ायदा उठाते हुए और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों कि भारत में अंग्रेज़ों की जो विजय थी वो एक दैव योगिक योजना थी या एक सुव्यवस्थित योजना थी। तो इसके जवाब में आप क्या जवाब देंगे, जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि सर आप कहना कि इसको कुछ हद तक दैव योगिक भी मान सकते हैं या कुछ हद तक इसको जो है एक व्यवस्थित योजना भी मान सकते हैं। दोनों मत मैंने आपके समक्ष रख दिए। जो भी मत आप रखो तो उसके पीछे तर्क आपको ज़रूर रखना है। ठीक है, और मेरा वाला एक नपातुला आप जवाब भी दे सकते हैं, बीच वाला, कि सर आरंभ में तो इनकी जो उद्देश्य था वो सिर्फ व्यापार करने का था, तो इसको हम एक योजनाबद्ध तरीका या योजनाबद्ध भी मान सकते हैं इस विजय को, कि आरंभ में ये आए व्यापार करने के लिए और बाद में इन्होंने स्थिति को देखकर और एक जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया योजना के तहत। मिला इनको साम्राज्य जो था वो दैव यौगिक उसको कह सकते हैं, लेकिन आगे जो उन्होंने इनको बढ़ाया वो इनकी
एक योजना थी, है ना, इसलिए इसको मिला जुला रूप कह सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को जब अफगानों ने पराजित किया तो सबको यही लग रहा था कि अब जो है भारत पे मराठे एक छत्र शासन करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति के कारण अहमद शाह अब्दाली को वापस लौटना पड़ा और भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। तो ये तो एक दैवीय संयोग था कि अंग्रेजों को वहाँ पे जो है सीधा शासन मिल गया। एक तरीके से बक्सर का युद्ध नाम मात्र का युद्ध था और वो उसको मिला, उसमें अंग्रेज जीते मुनरो के नेतृत्व में, है ना। और वहाँ पे ये जो शासन मिला ये एक दैवीय योजना थी एक तरीके से। लेकिन यहाँ से आगे का जो मामला था और जिस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया वो इनकी सुस्पष्ट योजना थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों जो मत हैं उनका एक मिश्रित रूप उनके समाज से रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक अगले प्रश्न पे चर्चा करना चाहूँगा, बड़ा दिलचस्प प्रश्न है और प्रश्न ये है कि क्या भारत में जो अंग्रेजी शासन था वो वरदान था या अभिशाप साबित हुआ, क्या साबित हुआ, आप क्या मानते हैं? तो देखिए साथियों, इसमें भी वही बात है, विद्वानों में एक मतता नहीं है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों का भारत में आना एक वरदान मानते हैं और कुछ लोग इसको जो है अभिशाप मानते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, मैंने भी आपको बढ़िया तरीके से करवाया है, उदारवादी जो थे भारत में वो अंग्रेज़ों का भारत में आना एक वरदान मानते थे, जबकि उग्रवादी अभिशाप मानते थे, ठीक है। अब हमको क्या जवाब देना है, हम क्या माने? तो चलिए हम इसकी पहले एक जो है हिस्ट्री देख लेते हैं कि वरदान कहें तो क्यों, अभिशाप कहें तो क्यों, दोनों की बात रखते हैं और दोनों की तुलना करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, अब अभिशाप का या वरदान का। जिसका भी भारी होगा हम उस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम पहले वरदान की बात करते हैं कि अंग्रेज़ों का भारत में आना माना कि वरदान था तो क्यों। तो उसके पीछे देखो, एक तो भारत को इन्होंने जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली दी, है ना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली अंग्रेज़ों की देन है, उन्होंने ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की, जिसकी वजह से भारतीयों को जो है एक नई सोच मिली, अधिकारों का पता चला कि अधिकार क्या होते हैं, राष्ट्रवाद का पता चला कि राष्ट्रवाद क्या होता है, और नई तरीके से सोचने की एक जो दृष्टि है वो भारतीयों को मिली, जिसकी वजह से इन्होंने यानी कि भारतीयों ने अपनी जो परंपरागत कुरीतियाँ थी उनको छोड़ा और नई रीतियों पे ये चले, है ना। जिस प्रकार से आपको पता है सती प्रथा वगैरह और ये सब छूटे, तो क्यों छूटे? राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये एक वरदान था, है ना, कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शुरू किया जाना। अब देखो इसमें भी एक कारण है, अंग्रेज़ों ने भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत की वो इसलिए नहीं की कि भारतीयों को वो सजग करना चाहते थे, बल्कि वो इसलिए की थी उन्होंने कि वो काले अंग्रेज बनाना चाह रहे थे, है ना। काले अंग्रेज का मतलब जैसा कि मैं काले ने कहा था कि हमारा एक ऐसा उद्देश्य है कि हम एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते हैं जो रंग और रक्त से तो भारतीय हो, है ना, लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो, है ना। एक ऐसा वर्ग वो बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा प्रणाली आरंभ की थी। इसलिए नहीं कि भारत को वो सक्षम बनाना चाहते थे, लेकिन अन्यमनस्क ढंग से भारत शिक्षित हो गया, है ना। तो ये वरदान हम कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये वरदान था नहीं। दूसरा, डाक है, तार व्यवस्था है, रेल लाइन है, इन सब का विकास भी अंग्रेज़ों ने भारत में किया, तो ये भी एक हमारे लिए वरदान है ना। लेकिन इन सब का उद्देश्य भी अंग्रेज़ों का जो था वो अंग्रेज़ों के हित में ही था, न कि भारतीयों के हित में, ठीक है। तो एक ये हो गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों का जो है भारत में आना, इस प्रकार से लोकतंत्र वगैरह की भारत में स्थापना हुई, भारतीयों को राजनीतिक अधिकार मिले, भारतीयों को जो है संपूर्ण भारत में एक ही शासन प्रणाली आरंभ हुई, है ना। एक जैसी न्यायिक प्रक्रिया भारत में आज प्रचलन में है, तो है ना, एक ही सिविल सर्विस है हमारे भारत में, है ना, मतलब जिसको हम IAS की परीक्षा बोलते हैं।
और न्यायिक प्रणाली है या जो राजनीतिक प्रणाली है, ये सारा का सारा है ना, आईपीसी जो है वो भी अंग्रेज़ों की देन है। तो ये सब हमारे अंग्रेज़ों के एक तरीके से वरदान ही हैं। लेकिन इन सब का खंडन हम कर सकते हैं किस आधार पे कि ये अंग्रेज़ों ने अपने लिए किए थे, अपनी सुविधा के लिए किए थे। लेकिन उनके साथ साथ में भारतीयों को भी जो है उन सब का ज्ञान हुआ और भारतीयों के अंदर एक नई चेतना आई, जिसकी वजह से भारतीयों का जो है आधुनिकीकरण हुआ था, न कि अंग्रेज़ों की वजह से। तो हम इसको पूर्ण रूप से वरदान तो हम नहीं मान सकते। अब दूसरी बात करते हैं कि अभिशाप कैसे, अंग्रेज़ों का भारत में आना अभिशाप कैसे। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत बहुत धनी प्रदेश था। जितने भी आक्रांता भारत में आते थे वो इसलिए आते थे कि उनको भारत में ढेर सारा धन मिलेगा। ऐसी स्थिति में वो लोग यहाँ पे आते थे और धन लूट कर ले जाते थे, है ना। तो भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत का इतना शोषण किया, इतना शोषण किया, और ब्रिटेन वगैरह में जो है औद्योगिक क्रांति हो गई भारत के धन से, है ना। रजनीपाम दत्त ने तो स्पष्ट कहा है, यदि बंगाल और जो बक्सर प्लासी की लूट का धन जो है वो यदि इंग्लैंड नहीं पहुंचता तो जो आर्कराइट और जो है कार्टराइट, क्रॉम्पटन, इनके जो आविष्कार हैं वो समुद्र में फेंके जाते। वो स्पष्ट कहते हैं ऐसा, है ना। कभी वहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो ही नहीं सकती थी। रजनीपाम दत्त ने टुडे इंडिया पुस्तक में स्पष्ट लिखा है ना। तो कहने का मतलब भारत को इन्होंने एक गरीब देश बना के रख दिया जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था। एक तो ये हमारा बुरा जो है अभिशाप है एक तरीके से, ना। दूसरा कारण मैं बताऊं कि थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ आपने पढ़ी है, दादा भाई नौरोजी ने जो दी पहली बार, तो किस प्रकार से भारतीयों के धन का ये शोषण करते थे, भारत से धन ले जाते थे, इंग्लैंड में जमा कर देते थे और उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता था, है ना। देखो, धन भारत से बाहर जाए या अपने देश से बाहर जाए और उसके बदले में हमें कुछ मिल जाए तो वो धन का बहिर्गमन नहीं कहलाएगा। लेकिन एक देश से दूसरे देश को धन लगातार जा ही रहा है और उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं धन निष्कासन, थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ। ठीक है। तो जिस प्रकार से भारत का शोषण किया इन्होंने, ये बहुत ही मतलब किसी विद्वान ने कहा है कि भारतीयों की जो अंतिम खून की जो अंतिम बूंद थी वो भी अंग्रेजों के द्वारा निचोड़ ली गई थी, इस प्रकार की बात कही है ना। और कार्ल मार्क्स का भी एक बहुत अच्छा कथन यहाँ पे है, कुछ इसी प्रकार का है, जो इस शोषण को इंगित करता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जम के भारत का शोषण किया और भारत को गरीब राष्ट्र बना डाला जो कि कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से किसानों का शोषण किया, अत्यधिक कर प्रणाली लगाई और इनका इतना शोषण किया कि जो भारत के जो किसान थे उनकी कमर टूट गई बेचारों की, और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उन्होंने कृषि करना तक भी छोड़ दिया था। कई बार तो ये स्थिति बनी, है ना। अकाल जैसी स्थिति यहाँ गई, उसमें भी इन अंग्रेज़ों ने जो है भारतीयों की कोई सहायता नहीं की और लोग भूखे मर गए, है ना। बहुत बुरी स्थिति थी। रजनीपाम दत्त ने तो और 1866-67 के समथिंग जो अकाल पड़ा था उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है। विपिन चंद्रा ने भी बहुत अच्छा वर्णन दिया है हमको, वहाँ पढ़ना कभी, टुडे इंडिया पुस्तक आपको कभी पढ़ने को मिले तो रजनीपाम दत्त की, और जो है विपिन चंद्रा को भी पढ़ना। ठीक है। और इसके अलावा जैसे इन्होंने जो वी औद्योगिकीकरण जो किया भारत में, उसकी वजह से भारत के जो कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हो गए और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और उनके पास कोई रोजगार नहीं था, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, अकाल पड़ गया, लोग भूखे मर गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का आना जो था वो एक अभिशाप ही था, वरदान नहीं था। यदि भारत में अंग्रेज़ों के आने से कुछ परिवर्तन हुआ तो वो अंग्रेज़ों की वजह से नहीं था, अंग्रेज़ों की दया से नहीं था, बल्कि वो भारतीयों के संघर्ष का परिणाम था। भारतीयों ने जो लगातार संघर्ष किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसी की वजह से ही भारत में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए थे। अन्यथा अंग्रेज़ों की दया से भारत में कुछ भी काम नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने जो कुछ भी किया वो अपने स्वयं के हित में किया, न कि भारतीयों के हित में।
ठीक है, तो इस प्रकार का जवाब आप दे सकते हैं प्यारे साथियों। मुझे लगता है कि ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता दूं, भारत में अंग्रेजी राज वरदान था या अभिशाप, इसमें आपको जवाब देना है कि सर मोटे तौर पर तो इसमें विद्वान दोनों पक्षों में बटे हुए हैं। कुछ लोग इसको वरदान मानते हैं, कुछ अभिशाप मानते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत मत यह है कि हम इसको एक अभिशाप ही मानते हैं। किसी भी कंडीशन में अंग्रेज़ों ने भारत के पक्ष में कोई काम नहीं किया, ठीक है। और क्यों नहीं किया उन सब की बात मैंने आपको बता दी, एक एक बात खोल के बता दी। शिक्षा प्रणाली की बात हो, न्यायिक प्रणाली की बात हो, आईपीसी की बात हो, प्रशासनिक सेवा की बात हो, या डाक तार वगैरह की बात हो, कम्युनिकेशन की, या रेलवे की बात हो, सब अपने हित में किए थे, लेकिन भारतीयों ने उसका फ़ायदा लिया। वो भारतीयों की विद्वता थी, है ना। तो ये था प्यारे साथियों आज का एक छोटा सा सेशन। मैं आपको फिर बता दूं, एक बहुत बढ़िया पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, उसमें मैं थोड़ा बिजी हूं, इसलिए मैं रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहा हूं। और जैसे ही वो पीडीएफ में बना लूँगा तो इस पे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, उनको आप प्रिंट करवा के पढ़ते रहना, और फिर अपन रेगुलर क्लास देते रहेंगे जहाँ जहाँ मुझे आवश्यकता महसूस होगी। तो अपन ये 70-80 क्लासों का जो मैंने आपको आश्वासन दिया था वो क्लासें मैं पूरी कर दूंगा। धन्यवाद।